अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं निपिन कॉर्ड फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे आज। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो कि हमने उसको छोड़ दिया हो या फिर स्किप कर दिया हो। हम लाइन बाय लाइन इन डेप्थ समझेंगे, हर चीज़ को समझेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपकी हर चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह वल अज़ीज़। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, तो हम इसको बिल्कुल ही बेसिक ही रखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू। देखें इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको लिपिन कॉर्ड की हर बुक में स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस लफ्ज़ का मतलब होता है कि आप उस चैप्टर में जो कुछ पढ़ेंगे उस चैप्टर का एक मुख्तसर समरी, खुलासा क्या कहलाता है, ओवरव्यू कहलाता है, ठीक है। तो हम इससे इस चैप्टर का खुलासा ही डिस्कस करेंगे आज के फर्स्ट लेक्चर में। देखें फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है फार्माकोकाइनेटिक रेफर टू व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग वेयर एज द फार्माकोडायनेमिक। सी चैप्टर 2 डिस्क्राइब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। देखिए फार्माकोकाइनेटिक का अगर मैं मतलब पूछूँ तो इसका मतलब शॉर्ट में बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक दवाई बॉडी में इंजेक्ट की, ठीक है, आपने एक दवाई ली, आपके जिस्म ने उस दवाई के साथ क्या सलूक किया, इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। यानी कि आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि ड्रग और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। भाई हम ड्रग पढ़ेंगे लिपिन कॉर्ड में आगे, ठीक है, तो हमें ड्रग लिखा हुआ दिखाई देगा। ड्रग और मेडिसिन में क्या फ़र्क है, पहले हम समझेंगे कि ड्रग क्या होता है। देखिए ड्रग का मतलब क्या होता है, हर वो चीज़, हर वो केमिकल सब्सटेंस। पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कि ड्रग क्या होता है। देखिए हर वो केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर जाए, शर्त क्या है कि बॉडी के अंदर जाए, बॉडी एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन की बॉडी के अंदर जाए और उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को क्या कर दे, बदल दे। बायोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या हो, यानी कि वो फंक्शन जो कुदरती बॉडी में हो रहे हैं, जैसे कि दिल किस तरीके से धड़क रहा है या फिर हमारे पास हमारे खून में शुगर किस तरीके से आ रही है, तो उस सिस्टम को क्या करें, थोड़ा तब्दील कर दें, ठीक है, उसको हम कहेंगे ड्रग, ठीक है। अब इसमें सिर्फ वो हम केमिकल सब्सटेंस की बात करेंगे, वो केमिकल जो कि असली काम कर रहा है वाला। फॉर एग्जाम्पल आप एक ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, आपको भी दवाई की बात करें, आप किसी कोई गोली खाते हैं तो पूरी गोली जो होती है वो पूरा इसमें वो केमिकल नहीं जो कि बॉडी में जाके काम करते हैं, पूरा केमिकल, ये नहीं कि गोली का साइज ये है, ठीक है। तो इसमें याद रखना आपने कि ये पूरी गोली जाके काम नहीं करेगी, बल्कि इस गोली में कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि मिलाया गया होगा वो असली केमिकल होगा। इसके फॉर एग्जांपल मेरे पास ये गोली, इसमें बिल्कुल हल्का सा, इतना सा में ग्रीड्स दिख रहा है, इतनी सी मिकदार लेनी थी, आपकी बॉडी में जानी चाहिए थी कि आपकी बॉडी में काम करे ये, ठीक है। लेकिन इतनी सी मिकदार को देना और नापना मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, ठीक है। तो असली केमिकल तो बस यही है, ठीक है। तो हम असली केमिकल को ही क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे, ठीक है। पूरी दवाई को हम ड्रग नहीं कह रहे, इसमें बहुत चीज़ें मिलाई गई हैं, इसमें कुछ साइज बड़ा करने की चीज़ें मिलाई गई, इसमें फ्लेवर देने की चीज़ें मिलाई गई, तो उनको हम ड्रग नहीं कह रहे। ड्रग वो चीज़ जो कि बॉडी में जाके काम करेगी, ठीक है, जो कि खास उस मकसद के लिए बनाई गई कि बॉडी में जाके वो काम करेगी, बस उसका साइज बड़ा करने के लिए बाकी चीज़ें मिलाई गई, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा अब हम जब मेडिकल साइंस में कहते हैं कि बेसिकली ड्रग वो है जो कि बॉडी में जाके बॉडी के काम करने के तरीके को बदल दे, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखें इसमें कई चीज़ें आती हैं। देखें एक तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दवाई थी, ड्रग थी, ठीक है, ड्रग का मतलब क्लियर होगा आई थिंक अब, ठीक है। तो एक ड्रग थी, वो बॉडी में गई, उसने क्या कर दिया, बॉडी में स्टिमुलेशन कर दी। स्टिमुलेशन मतलब क्या हो, यानी कि दिल जो था, स्टिमुलेशन का मतलब होता है जो काम जिसमें हो रहा था, ठीक है, उसको तेज़ कर दिया। जैसे दिल का धड़कना बहुत स्लो होता है, दिल के धड़कने को क्या कर दिया, तेज़ कर दिया, ठीक है। तो स्टिमुलेशन कर दिया, ठीक है, ड्रग ने क्या किया, काम के नेचुरल तरीके को तो बदल दिया, अब के दिल तेज धड़क रहा है, ठीक है, पहले बहुत स्लो धड़क रहा था, ठीक है। एक और ये भी होता है कि हमारे पास कि काम को डिप्रेस भी कर सकती है ड्रग, डिप्रेस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खून में शुगर बहुत हाई थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खून में शुगर को कम करना पड़ेगा ना, तो क्या होगी, डिप्रेशन किया ना, बिल्कुल किया, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब कम करना, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट भी कर सकती है ड्रग। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जिस समय क्या थी, इंसुलिन नहीं बन रही थी, होता है ना डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनती, आगे पढ़ेंगे इस बुक में आपको, आपके इंशाल्लाह सारी फार्माकोलॉजी जो बेसिक है और आपके एडवांस भी इंशाल्लाह क्लियर होगी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या, यानी कि जो चीज़ बॉडी में नहीं बन रही थी, ठीक है, तो उसका हमने बिल्कुल उस जैसा सेम चीज़ हमने बॉडी में इंजेक्ट की। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बनती, तो हम इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट की। तो ड्रग हमारे पास तरह तरह के काम कर सकता है, स्टिमुलेशन भी कर सकता है, डिप्रेशन भी कर सकता है, रिप्लेसमेंट भी कर सकता है। तो ड्रग क्या करता है, बॉडी के नेचुरल काम करने के तरीके को थोड़ा बदलता है, लेकिन उसके लिए भी उसको जो एग्जिस्टिंग जो तरीका कार चल रहा है बॉडी में, दिल किस तरीके से धड़क रहा है, उसी तरीके को फॉलो करते हुए उस तरीके में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ती है या उस तरीके को ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है।
देखिए, अगर हम ड्रग की एग्जांपल की बात करें तो पैरासीटामोल की हम एग्जांपल लेते हैं। पैरासीटामोल हमारे पास जिसकी आम टैबलेट होती है तकरीबन 500 मिलीग्राम तक की होती है, ठीक है। तो बेसिकली 500 मिलीग्राम की टैबलेट, अगर मैं ये बोलूँ 700 मिलीग्राम तक की होती है, वो बेहतर होगा, क्योंकि बेसिकली 500 मिलीग्राम उसमें क्या है, असल केमिकल है, ठीक है। असल केमिकल होता है नॉर्मली, जो केमिकल काम करेगा बॉडी में जाके, यानी कि जो ड्रग है, जिसको हम कह रहे हैं ड्रग। बाकी जो हिस्सा को वो ड्रग नहीं कहलाएगा, वो बेसिकली साइज़ को बड़ा करने के लिए, स्टेबिलिटी वगैरह के लिए साइज़ बड़ा किया गया, ठीक है। या फिर जायका ख़राब से जायका को कोट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की गई, साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो 700 मिलीग्राम तकरीबन इसका वजन बनता है पैरासीटामोल का, एक एवरेज पैरासीटामोल की टैबलेट का। लेकिन इससे 500 मिलीग्राम जो है वो असल केमिकल, असल ड्रग है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, हम दवाइयों में कई चीज़ें ऐड करते हैं ताकि वो क्या हो, ताकि उनका साइज़ बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम बाइंडर ऐड करते हैं। बाइंडर क्या, बाइंडर यानी कि जो दवाई है, इस गोली है, इस गोली के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है ना, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अपने आपस में चिपके रहें, ठीक है, वो टूटे ना। दैट्स वाई हम बाइंडर ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। लुब्रिकेंट यानी कि अगर मशीन पे ही बन रही है गोलियाँ, तो बेसिकली मशीन के हिस्सों पे चिपके ना, बल्कि प्रॉपर तरीके से वो निकल सके, डिस्पैच हो सके मशीन से, ठीक है। तो उसके लिए लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम ऐड करते हैं, ठीक है, साइज़ को बड़ा करने के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझें। देखिए, हमारे पास कोई ड्रग होती है जिसका बहुत ही स्मॉल डोज बॉडी में जाएगा, वो काम करेगा। यानी कि अगर हाई डोज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल उसका बिल्कुल 0.4 मिलीग्राम जानी चाहिए बॉडी में, तभी वो अच्छा काम करेगी। अगर हाई डोज होगी, 1 भी हो गई, तो बहुत ही खतरनाक रिएक्शन कर देगी बॉडी में। कोई दवाइयाँ ऐसी बहुत सेंसिटिव होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेसिकली अगर इतने भी डोज हाई हो गए तो क्या हो जाएगा, तो बॉडी में मसला क्रिएट हो जाएगा। तो इतनी देखिए 0.54 मिलीग्राम है, कितना स्मॉल अमाउंट है। अब इसको मेजर करना, इसको पर्सन के लिए लेना मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसकी गोली बनाना भी मुश्किल होगा। तो क्या करते हैं, इसमें कई चीज़ें ऐड करते हैं जो कि फ्लेवर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ड्रग का जो असर है, जायका है बहुत ही अजीब सा कड़वा है, तो इसमें फ्लेवर के लिए चीज़ें ऐड कर देंगे, इसमें बाइंडर ऐड कर देंगे, इसमें लुब्रिकेंट ऐड करेंगे, इसमें और भी कई चीज़ें ऐड कर देंगे ताकि इसका साइज़ बड़ा हो जाए, विजिबल साइज हो जाए, ठीक है। फार्मेसी में जब हम ड्रग की बात करते हैं, हम दवाई की बात करते हैं बेसिकली, तो उसके हमें 3 चीज़ों का पता होना लाजमी है, हमें पता होना चाहिए। एक तो बेसिकली उसका केमिकल नेम, ठीक है, एक उसका जेनरिक नेम, और एक उसका होता है ब्रांड नेम। यानी कि 3 नाम होते हैं हमारे पास। हम बात लेकिन एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम 3 अलग अलग नाम उसके यूज़ कर सकते हैं। पहला हम पैरासीटामोल की बात करें तो पैरासीटामोल की एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, पैरासीटामोल का केमिकल नेम क्या है। पैरासीटामोल का केमिकल नेम है एन एसिटाइल पी अमीनो फिनोल, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। अब मैंने एन क्यों बोला, रीज़न है जिसके पीछे, केमिकल नेम। आप केमिस्ट्री की बुक उठा के देखें, ठीक है, तो आपको नजर आएगा। देखें, एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर देखें आप, तो आपको दिखाई देगा इसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी है, इसमें एसिटाइल ग्रुप भी है, इसलिए हमने क्या बोला, एन एसिटाइल। फिर आगे लिखा है पी। पी किसको डिफाइन कर रहा है, पी डिफाइन करता है पोजिशन को, यानी कि कौन सी पोजिशन है, पैरा पोजिशन है, ऑर्थो पोजिशन है, कौन सी पोजिशन है, तो पी लिखा गया, ठीक है, एन एसिटाइल पी। आगे लिखा है अमीनो फिनोल। अमीनो फिनोल का मतलब क्या है, इसमें एक अमाइन ग्रुप भी होगा, ठीक है, यानी कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप भी होगा और एक इसमें नाइट्रोजन का ग्रुप भी होगा, फिनोल, यानी कि इसमें एक बेंजीन का रिंग भी होगा, उसके ऊपर OH लगा होगा, इसलिए हमने कहा फिनोल, ठीक है। अब ये तो क्या केमिकल नेम। एक अब मैंने कहा जेनरिक नेम होता है। क्या होता है जेनरिक नेम, GENERIC, उसको मतलब जेनरिक नेम। अब जेनरिक नेम क्या चीज़ है, देखिए, जेनरिक नेम का मतलब होता है, ये जो केमिकल नेम है ना बहुत बड़ा है, इसको याद रखने में मुश्किल है। एन एसिटाइल पी अमीनो फिनोल, ये केमिस्ट्री के लिए सही है ना, केमिस्ट्री के लिए। तो अगर इसको हमें याद रखना है तो बेसिकली इस नाम का ही कॉन्ट्रैक्शन की गई। देखिए, पैरासीटामोल को देखें तो पैरासीटामोल इन लफ्ज़ों से निकाला गया है, ठीक है। हमारा पी से पैरासीटामोल का पी इस पोजीशन की पी से आया, ठीक है। फिर हमारे पास पैरासीटामोल ए एसिटाइल के उससे निकल गया, सी भी एसिटाइल के उससे निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली यहीं से लफ्ज़ निकाले गए और एक स्मॉल नाम बनाया गया, उसको हम कहते हैं जेनरिक नेम। क्या कहते हैं, जेनरिक नेम। पैरासीटामोल इसका जेनरिक नेम है, यानी कि केमिकल नेम से ही लफ्ज़ निकाल के क्या बनाया गया, एक और शॉर्ट नेम बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड जेनरिक नेम, ठीक है। तो पैरासीटामोल हमारे पास इस एन एसिटाइल पी अमीनो फिनोल का शॉर्ट नेम है पैरासीटामोल। हम ये यूज़ होता है पैरासीटामोल पाकिस्तान वगैरह में, ठीक है, और भी कई मुल्कों में यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास एक और नाम भी है, यानी कि एक और नाम भी बनाया गया है जो कि एसिटामिनोफिन। अब एसिटामिनोफिन जो हमारे पास ये नाम है, ये इस्तेमाल होता है, ये भी इसी से बनाया गया। देखें, एसिटाइल से एसिटा निकाल लिया, ठीक है। तो बेसिकली इस यानी कि इसी से ही निकाला गया पूरा
दो नाम है, एक है पैरासीटामोल, एक है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका वाले इस्तेमाल करते हैं और जापान वगैरह के मुल्कों में इस्तेमाल होता है। दोनों का काम एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही केमिकल से लफ्ज़ निकाले गए हैं, ठीक है, बस नाम अलग है, ठीक है, एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, एक और होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम वो होता है जो हर कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कैलपोल होती है, एक होती है हमारे पास, एक और भी होती है फैब्रोल वगैरह होती है, कैलपोल, फैब्रोल वगैरह। अब उन सबको देखें तो ये ब्रांड नेम है, ठीक है, कंपनी ने बनाई, नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका असल केमिकल देखेंगे ना, केमिकल लिखा होगा उसमें पैरासीटामोल लिखा होगा, या फिर एसिटामिनोफेन लिखा होगा, या फिर एन एसिटाइल अमीनोफिनोल लिखा होगा, ठीक है। तो असल केमिकल वही चीज़ है, लेकिन कंपनी ने बनाया, कंपनी ने अपना नाम दे दिया, ठीक है। तो सब चीज़ें एक ही हैं कि कैलपोल, फैब्रोल वगैरह, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रग के हवाले से देखें, ड्रग को जैसे हमने कहा कि बॉडी के अंदर जाए और बॉडी के नेचुरल काम करने के तरीके को थोड़ा बदल दे और उसमें चेंजिंग लेके आए, ठीक है। तो इसमें जो नशा आवर चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स, ठीक है, वो भी तो क्या करती हैं, बॉडी में जाके बॉडी के नेचुरल काम करने के तरीके को बदलती हैं, छेड़ती हैं, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाती हैं? ड्रग कहलाती हैं। तो याद रखना हमने कि नशा आवर चीज़ें भी हमारे पास, नशा आवर जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो भी क्या कहलाती हैं? ड्रग ही कहलाती हैं, क्योंकि वो भी बेसिकली बॉडी के जाके अंदर बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं उसमें। अब डिस्कस करते हैं मेडिसिन को। देखें मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन वो होती है जो कि ड्रग की तैयारशुदा शक्ल, यानी कि अब ड्रग जो है, जो केमिकल सब्सटेंस था, वो इस काबिल हो गया है कि पर्सन को दिया, यानी कि मरीज़ को दिया जा सकता है, उसको हम कहेंगे मेडिसिन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ड्रग है, ठीक है। अब वो ड्रग है 0.5 मिलीग्राम, बहुत ही छोटी शक्कर है, हम इसको नाप भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, और बहुत कड़वा जाएगा उसका, तो मरीज़ को ऐसे तो नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ हमें एडिशन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये दवाई मुझे देनी है मरीज़ को जो कि बहुत दूर है, ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा ताकि ये दवाई ख़त्म ना हो, ताकि दवाई ख़राब ना हो, सॉरी क्या हो, ख़राब ना हो, यानी कि प्रिजर्वेटिव मिलाऊंगी, ठीक है, ताकि दवाई महफूज रहे, ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या मिलाऊंगी? इसमें कुछ फ्लेवर मिलाऊंगी ताकि कड़वी दवाई थोड़ी सही हो जाए, ठीक है। या और मैं क्या मिलाऊंगी? इसमें बाइंडर मिलाऊंगी ताकि इस दवाई की जो ज़रात है आपस में बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। और भी कई चीज़ें मिलाऊंगी इस समय ताकि इसका साइज़ भी बड़ा हो और मरीज़ के लिए देखना भी आसान है, विजिबल, और मरीज़ को ले भी सके आराम से। तो मैं इसको कहूँगी मेडिसिन, यानी कि ड्रग की तैयार शक्ल को हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन हमेशा फ़ायदे के लिए दी जाएगी, नुकसान के लिए नहीं, ठीक है। अब एक दवाई हमारे पास, जैसे कि हम बात करें मॉर्फिन की, बात करें, हम बात करें डायज़ेपिम की, ठीक है। तो मॉर्फिन और डायज़ेपिम बेसिकली ऐसी दवाइयाँ जो कि पर्सन इनसे एडिक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो मॉर्फिन अगर पर्सन ले रहा है हमारे पास ऑपरेशन के बाद के शदीद दर्द को कम करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? मेडिसिन कहलाएगी, क्योंकि उसको दिया गया है कि ना दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन दी गई है, ठीक है, तो क्या कहलाएगी? मेडिसिन, ठीक है। इस तरीके से डायज़ेपिम दी गई है, जहनी बीमारी के लिए दी गई है, ठीक है, तो भी क्या कहलाएगी? मेडिसिन कहलाएगी। लेकिन अगर पर्सन ने इन ड्रग को, यानी कि मॉर्फिन को या डायज़ेपिम या फिर किसी और ऐसी दवाई को जो कि एडिक्टेड है, यानी कि बॉडी इनको जल्दी बहुत ही एडिक्टेड हो जाएगा पर्सन, ठीक है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, किसी ड्रग को, किसी भी ड्रग को इस्तेमाल कर रहा है और किया जा रहा है, फजूल में इस्तेमाल किया जाए, तो वो मेडिसिन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो वो एक अलग किस्म होगी, उसको हम कहेंगे ड्रग एब्यूज़ कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो मेडिसिन नहीं कहलाएगी। मेडिसिन हमेशा फ़ायदे की जाती है। मेडिसिन बनती कब है? देखिए मेडिसिन इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो मेडिसिन इक्वल टू ड्रग। आपने केमिकल ड्रग जो असल काम करेगा वो चीज़ होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, तभी तो मेडिसिन बनेगी। यानी कि मेडिसिन इक्वल टू केमिकल ड्रग प्लस प्लस सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्यों लिख रही हूँ? सेफ्टी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि वो सेफ़ हो जाए। उस प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे, बाइंडर ऐड करेंगे, हम और भी कई चीज़ें ऐड करेंगे, लुब्रिकेंट वगैरह, ठीक है। तो सेफ्टी आपने उसको देख लेना कि महफूज है या नहीं है, उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, ठीक है। और प्लस और क्या चीज़ होनी चाहिए? डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब ये डोजेज फॉर्म क्या चीज़ होती है? देखें दवाई को देने की शक्ल, एक होती है सिरप, एक होती है टैबलेट, एक होती है हमारे पास सैशेस होते हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं, ORS वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी शक्लें होती हैं एक दवाई को लेने की, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोली है, ठीक है, तो गोली को हमने एक और शक्ल दी। अब इसका सिरप होगा, उसमें ये लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है, चीज़ वही होगी लेकिन लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अलग अलग शक्लें होती हैं, उसको हम कहते हैं डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो मेडिसिन कब बनती है? जब आप केमिकल ड्रग को लेते हैं, सेफ्टी उसमें चीज़ें वगैरह ऐड करते हैं सेफ्टी के लिए, और फिर डोजेज फॉर्म को देंगे, ठीक है, देन फाइनली वो कहलाएगी मेडिसिन। बहुत ही मशहूर कोट है, डोज मेक द ड्रग पॉइजन, यानी कि जो केमिकल ड्रग की डोज है वही तय करती है कि आपका जो ड्रग है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर पॉइजन, जहर की तरह असर करेगा। अगर सही डोज है तो वो मेडिसिन कहलाएगी, अगर ज़्यादा डोज है या कम डोज है बेसिकली तो वो नुकसान ही क्रिएट करेगी, बेसिकली वो हमारे लिए क्या होगी? पॉइजन ही होगी एक तरीके से। जबकि अगर हम देखें फार्माकोडायनेमिक को, तो हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं? हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि जो केमिकल ड्रग आपने बॉडी में लिया, वो केमिकल ड्रग ने किस तरीके से बॉडी में जाके काम किया, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं फार्माकोडायनेमिक के अंदर। वंस एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि एक बार आपने क्या कर लिया, दवाई को बॉडी में इंजेक्ट कर लिया,
ठीक है, थ्रू वन ऑफ द सेवरल अवेलेबल रूट्स। दवाई को बॉडी में इंजेक्ट करने के काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। अब इसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर 2 अवेलेबल रूट्स पे ही होने वाला है। ठीक है, रूट्स हमारे पास जैसे कि हमने मुंह के जरिए लिया, इसको हम बोलेंगे ओरल रूट, या फिर आपने स्किन पर लगाया टॉपिकल रूट, स्किन पर लगाया और स्किन के जरिए खून में गया, बॉडी में गई दवाई जिसको हम कहेंगे टॉपिकल रूट। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी तरीके से दवाई बॉडी में जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा हमारे पास, फिर दवाई जिसमें दाखिल हो गई, उसके बाद हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं जो कि फैसला करती है कि दवाई बॉडी में किस तरीके से काम करेगी। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं? एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मेटाबॉलिज्म और एक होता है एक्सक्रीशन। यानी कि दवाई जो बॉडी में गई वो किस किस तरीके से जाके जज्ब होगी, किस तरीके से जाके फैलेगी और किस तरीके से बॉडी में टूटेगी और किस तरीके से आखिरकार बॉडी से बाहर निकलेगी। अब लिपिड कॉर्ड के मुताबिक ये 4 चीज़ें ही, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये 4 चीज़ें ही फैसला करती हैं कि उस ड्रग की, उस केमिकल ड्रग का स्पीड ऑफ एक्शन क्या होगा और उस ड्रग का इंटेंसिटी क्या होगा, या फिर उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा। यानी कि वो जो दवाई आपने ली बॉडी में, ठीक है, इन 4 चीज़ों की वजह से, इन 4 चीज़ों की वजह से ये मालूम हुआ हमारे पास कि वो जो ड्रग गई बॉडी में कितनी देर बाद जाके काम करना शुरू करेगी। इसको हम कहते हैं ऑन सेट ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि बॉडी में गई लेकिन कितनी देर बाद काम करना शुरू करेगी। ये बेसिकली डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है, अच्छा आगे हम पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, और हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ड्रग इफेक्ट, यानी कि वो जो ड्रग है बॉडी में कितनी शिद्दत से काम करेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, और यानी कि ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि बॉडी में कितनी देर तक रहेगी। हमें 3 चीज़ें मालूम हुई इन 4 चीज़ों की वजह से। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपने दवाई किसी भी रास्ते से ली, चाहे मुंह के जरिए, चाहे टॉपिकल, चाहे इंजेक्शन, किसी भी जरिए से ली, आखिरकार जब वो बॉडी के खून में पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ खून से मुराद क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि बॉडी में गई और बॉडी में जाके आखिरकार खून में पहुंच गई, तो मैं खून से क्या मुराद ले रही हूँ? प्लाज्मा। देखिए हमारे पास खून जो होता है इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। हम जानते हैं ब्लड है 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, एक होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, जिनमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल वगैरह ये सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, और बाकी होता है हमारा हिस्सा जो कि लिक्विड हिस्सा होता है, जो कि पीले, हल्के पीले रंग का, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करें कि आखिरकार खून दवाई में गई, सॉरी दवाई जो थी खून में गई, तो हम बात करें प्लाज्मा की, क्योंकि सेल्स में तो नहीं जाएगी। हमारे पास ज़्यादातर दवाइयाँ, यानी कि मैनी हम बोलें, अक्सर दवाइयाँ बोलें तो ये सही होगा कि अक्सर दवाइयाँ हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा में ही रहती है। ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है उससे बाइंड, यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन, खून में एक प्रोटीन होती है प्लाज्मा में घूम रही होती है, उससे बाइंड जाती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम दवाइयाँ ऐसी जो कि हमारे पास हमारे सेल्स में, खून के जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, उनको भी क्रॉस करती हैं, उनमें जाती हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, हमारे पास एक दवाई है रिबाविरिन। ठीक है, अब रिबाविरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है हमारे पास हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए, रिबाविरिन। ठीक है, और इस दवाई का एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अजीब साइड इफेक्ट है। क्या करती है ये? खून के सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर जाती है और सेल के अंदर फंस जाती है। अक्सर केसेस में ये होता है कि ये फंस गई और रेड ब्लड सेल को तोड़ना शुरू कर देती है, यानी कि अब तोड़ भी रही है। इसको हम क्या कहेंगे? हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, यानी कि ये दवाई क्या करती है? हीमोलाइटिक अनीमिया कॉज करती है, इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, इससे क्या होता है? खून में जो हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है? कम, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है, तो बेसिकली हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है? कम। तो ये खतरनाक किस्म की दवाई, एक बोल सकते हैं अजीब सी दवाई है। ठीक है, लेकिन अगर उसको हेपेटाइटिस सी के इलाज में शामिल ना किया जाए, यानी कि हेपेटाइटिस सी के इलाज में नहीं दे रहे इस दवाई को, कोई और दवाई देते हैं, ठीक है, तो ये रिसर्च से साबित हुआ है कि दोबारा उस वायरस की चांस होता है, दोबारा वो वायरस दोबारा हमला करेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। और भी कई इसको यानी कि डिजीज़ में इलाज शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको अक्सर साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? यानी कि काफ़ी दवाइयाँ मिला के देंगे, इसको भी देंगे और भी काफ़ी दवाइयाँ देंगे, ताकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही ना होने के बराबर, यानी कि बहुत ही कम हो। ठीक है, ये जो लफ्ज़ है एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब ये होता है कि दवाई का उस जगह से जहाँ से दी गई, जैसे कि मुंह के ज़रिए दी गई है, फिर टॉपिकल के ज़रिए, फिर इंजेक्शन के ज़रिए, जहाँ से भी दी गई, ठीक है, जिस जगह से दी गई वहाँ से आखिरकार चली गई खून में। ठीक है, तो इस पूरे सफ़र को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक टैबलेट खाई, ठीक है, तो वो पेट से निकल कर कहाँ गई? इंटेस्टाइन से निकल कर आखिरकार खून में गई, ये इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन है। इस तरीके से अगर हमने टॉपिकल, यानी कि स्किन पर हमने कोई क्रीम वगैरह लगाई, ठीक है, तो वो स्किन के ज़रिए जस्ट होकर कहाँ चली गई? खून में, तो ये इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है परमिट्स एंट्री ऑफ द थेराप्यूटिक एजेंट। देखिए परमिट्स का मतलब क्या है? देखिए हमारे पास ये लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि दवाई खून के पानी, यानी कि जो प्लाज्मा होता है हमारे पास, उसमें दाखिल हो गई। ठीक है, अब उसमें किस तरीके से दाखिल हुई? उसमें दाखिल होने के 2 तरीके हैं दवाई के। ठीक है, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट एंट्री, यानी कि आपने दवाई ली, मुंह के जरिए ली, ठीक है, मुंह के जरिए जाएगी स्टमक में, फिर आखिर का इंटेस्टाइन है, फिर इंटेस्टाइन के जरिए हमारे पास हमारी खून में शामिल होगी, यानी कि इनडायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट खून में नहीं गई, पहले मुंह में गई, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, दैन हमारे पास गई खून में। ठीक है, ये कहलाती है इनडायरेक्ट एंट्री। ठीक है,
और एक होती है डायरेक्ट एंट्री, कि आपने इंजेक्शन के जरिए दवाई को डायरेक्ट कहाँ दाखिल कर दिया, खून में। आप जो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, वो पहले मुंह के जरिए तो नहीं दवाई जाएगी ना, डायरेक्ट खून में जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री। तो दवाई का दाखिल होना खून में, ठीक है, उसके दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट एंट्री और एक इनडायरेक्ट एंट्री। यहाँ पर जनाब लिखा है थेराप्यूटिक एजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही केमिकल ड्रग है जो कि असल चीज़ होती है, ठीक है। तो उसी केमिकल ड्रग का दूसरा नाम क्या है? थेराप्यूटिक एजेंट, यानी कि जो बीमारी का इलाज करने की ताकत रखता है। जैसे कि बात की थी हमने कि हमारे पास ड्रग में कोई किसी भी दवाई में पूरा हिस्सा वो नहीं था जो कि काम करता है, बल्कि उस दवाई का कुछ हिस्सा, उसमें कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि एक्टिव होता है, जो कि असल केमिकल होता है, जो कि बॉडी में जाके काम करता है। बाकी हिस्सा क्या होता है? वो हमारे पास उस दवाई का साइज़ बड़ा करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए बेसिकली ऐड किया जाता है। फिर सेकंड हेडिंग हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी कि तकसीम होना। अब सेकंड, द ड्रग में देन रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू द इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स। क्या मतलब हो? यानी कि खून में शामिल हो गई एक बार दवाई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वो दवाई खून की नालियों से, यानी कि खून से निकल कर हमारे पास कहाँ जाएगी? आखिरकार जाएगी, ये खून है हमारे पास, ब्लड है, ठीक है, बॉडी है, उसमें ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ, ठीक है। उनके आसपास क्या होंगे? सेल्स होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एक की तो सेल होगा, अगर हम कलेक्शन ऑफ सेल की बात करें तो बेसिकली टिश्यू की बात करें, ठीक है। तो उनके आसपास सेल्स होंगे, टिश्यू होंगे। तो हमारे पास दवाई खून से निकल कर कहाँ जाएगी? अब टिश्यूज़ में जाएगी या सेल्स में जाएगी, ठीक है। टिश्यू इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल इज सिंगल, हमारे पास जो यूनिट है, ठीक है। तो सेल्स में जाएगी और टिश्यू में जाएगी। अब ये सेल्स में जाना या टिश्यू में जाना बेसिकली ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल यानी कि दवाई एक बार गई इसमें, ठीक है, और फिर वापस भी आ सकती है। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। एक बार जब दवाई खून में दाखिल हो गई, यानी कि प्लाज्मा में दाखिल हो गई, तो उसके बाद हमारे पास ये दवाई जो होगी, ये हमारे पास हर इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरेगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? यानी कि जो सेल के एक सेल, ये एक सेल, ठीक है। अब दो सेल के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड पड़ा होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, और फ्लूइड को क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दो सेल के दरमियान रहने वाला फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे पास हर सेल के दरमियान जो फ्लूइड है उसमें से भी गुजरेगी, ठीक है। लेकिन दवाई का सेल के अंदर दाखिल होना ये डिपेंड करता है दवाई की केमिकल नेचर पर, कि दवाई की केमिकल नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल एक दवाई है, वो है फैट सोल्यूबल, ठीक है, यानी कि चर्बी को पसंद करती है, ठीक है, फैट सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है, तो वो आराम से सेल के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। एक सेल है, उसके अंदर आराम से घुस जाएगी, क्योंकि सेल की दीवारें किससे बनी हुई होती हैं? फैट से बनी होती है। तो फैट लाइक फैट ना, तो हमारे पास वो दवाई फैट को पसंद करने वाली आराम से इस सेल के अंदर घुस जाएगी। अब दवाई जो है जा चुकी है सेल के अंदर, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल थी, ठीक है, अब चली गई। लेकिन अगर हमारे पास उस सेल के अंदर उस दवाई के रिसेप्टर्स नहीं है। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर को इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जांपल आप दवाई को समझें कि हमारे पास दवाई क्या है? एक लॉक है, ठीक है, और सॉरी की है, और रिसेप्टर क्या है? एक लॉक है। जब ये की लगेगी लॉक पे तो काम करना शुरू होगा, ठीक है। जब दवाई सेल के अंदर ही हमारे पास इस दवाई का कोई लॉक नहीं है, ठीक है, तो ये की बेकार है, ठीक है। ये थोड़ा सा घूमेगी, थोड़ा सा सेल के अंदर रहेगी, फिर आखिरकार सेल से बाहर निकल आएगी, ठीक है। दवाई सिर्फ वहाँ काम करेगी, अपना वहाँ साइंटिफिक असर दिखाएगी जहाँ पर उसके मखसूस रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। जहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दवाई है, ठीक है, और इसका फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पास रिसेप्टर्स है बॉडी में, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिट होगी तभी काम होगा, ठीक है। तो बॉडी में मखसूस जगह पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, वहीं काम करेगी जहाँ पर रिसेप्टर्स को मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। थर्ड, द ड्रग में बी बायो ट्रांसफॉर्म बाय मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर और अदर टिश्यूज। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़, यानी कि हमारे पास दवाई खून में गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास जब दवाई लीवर से गुजरेगी, ठीक है, तो लीवर क्या करेगा? उसकी शक्ल को चेंज कर देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट बनाना, ठीक है। लीवर ने शक्ल चेंज की, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट, ठीक है। तो क्यों करता है लीवर ऐसे? ताकि दवाई जो है वो बॉडी से निकल सके। हमारे पास अब एक सवाल पैदा होता है, ठीक है, आपने कोई ड्रग खाया, ठीक है, कोई भी दवाई खाई, तो हमारे पास अगर हम ओरली बात करें, ठीक है, हम ओरल रूट की बात करें, तो हमारे पास जाएगी पहले स्टमक में, ठीक है, उसके बाद जाएगी हमारे पास इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन की दीवारों पे क्या होते हैं? हमारे पास खून की बारीक बारीक क्या होती हैं? वेजल्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगी? इस ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब ये बारीक बारीक खून की नालियाँ क्या हो जाएंगी? ये मिलकर एक बहुत बड़ी हमारे पास नाली बनाएंगी खून की, जिसका हम कहते हैं, हम पोर्टल वीन कहते हैं, ठीक है, पोर्टल वीन। अब ये पोर्टल वीन कहाँ होगी? पोर्टल वीन डायरेक्ट जाएगी लीवर के पास, ठीक है। अब इससे पहले हमारे पास ये दवाई पूरी बॉडी में जाती, हार्ट ब्रेन में जाती, लीवर क्या करेगा? लीवर बेसिकली एक केमिकल फैक्ट्री है। लीवर क्या करेगा? इस हमारे पास दवाई को, क्योंकि बॉडी की अपनी चीज़ तो नहीं है, फॉरेन चीज़ें बाहर से लिए हमने इंजेक्ट किए, ठीक है, तो इसको एक जीनोबायोटिक यानी कि एक अजनबी चीज़ समझेगा, और इस दवाई का बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर देगा? तोड़ देगा, मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है। इसी बात को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझें कि फॉर एग्जांपल आपने एक दवाई ली, उसमें 100 मिलीग्राम हमारे पास यानी कि 100 मिलीग्राम की दवाई थी, ठीक है। लेकिन जब आपने खाई, जब पहली बार वो लीवर के पास आई, तकरीबन तकरीबन बच गई होगी, क्या पता फॉर एग्जाम्पल वो बच गई 20 मिलीग्राम या बच गई 30 मिलीग्राम। बाकी का हिस्सा जितना भी था वो सारा क्या कर दिया, लीवर ने तोड़ दिया, मेटाबोलाइज कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सवाल समझ में आ सकता है हमारे पास कि एक ही बार में लीवर क्यों नहीं तोड़ा सारी दवाई को, पहले यानी कि 70% तोड़ा, फिर तोड़ेगा थोड़ा सा, इस तरीके से क्यों करें। देखिए इसका रीज़न ये है कि हमारे पास लीवर में जो इंजाइम होते हैं, तोड़ने वाले दवाइयाँ तोड़ने वाले इंजाइम, अगर हम बात करें CYP450 इंजाइम, यानी कि लीवर में बहुत सारे इंजाइम है, ठीक है। और हर इंजाइम एक अलग ड्रग को तोड़ रहा है, ठीक है, और तोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। जब आपने फॉर एग्जाम्पल 100 मिलीग्राम की दवाई ली, ठीक है, तो लीवर के इंजाइम उस पर क्या करेंगे, हमला करेंगे, उसको तोड़ेंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी क्या होती है, उनकी एक हद तक कैपेसिटी है। सोचें फॉर एग्जाम्पल लीवर में एक इंजाइम है, वो है 50 इंजाइम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपने जो ड्रग लिया है वो 100 मिलीग्राम है, ठीक है। तो हमारे पास एक वक्त में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल समझे कि इंजाइम इतने नहीं है कि वो इस ज़्यादा ड्रग को तोड़ सकें, ठीक है। तो बाकी की जो ड्रग होगी कुछ को तोड़ेंगे, बाकी की जो ड्रग बच जाएगी, क्योंकि इंजाइम इतने नहीं है, ठीक है। तो वो बाकी की ड्रग दोबारा खून में चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा जब खून घूम घुमा के दोबारा लीवर के पास आएगा, तो लीवर तोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, ठीक है, और फिर दोबारा घूम घुमा के दोबारा जब आएगा, तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। हर बारी में जब लीवर के पास खून आएगा, ठीक है, तो ये ड्रग को तोड़ा जाएगा। क्योंकि जो खून लीवर के पास आ रहा है वो रुक नहीं रहा, लीवर में क्या हो रहा है, मुसलसल फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है बॉडी में खून ना। तो पोर्टल वेन से दवाई जब लीवर में गई, ठीक है, लीवर में दाखिल हुई, और लीवर के सेल जिनको हम कहते हैं, लीवर के सेल्स को क्या कहते हैं, हेपाटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, उनके पास से गुजरी, तो एंजाइम को जितना वक्त मिलेगा, यानी कि खून रुक तो नहीं रहा, बस फ्लो कर रहा है, ठीक है, जितना वक्त मिलेगा एंजाइम्स को उतना वो क्या कर लेंगे, तोड़ फोड़ लेंगे, ठीक है। फिर वो दोबारा चली जाएगी दवाई बॉडी में, ठीक है, फिर दोबारा जब आएगी घूम घुमा के हमारे पास जितना वक्त मिलेगा, फिर दोबारा मेटाबोलाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरी एक साइकिल चलती है। कुछ ड्रग हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि फैट सॉल्यूबल होती हैं, उनको फैट सॉल्यूबल बनाया जाता है। अब फैट सॉल्यूबल क्यों बना रहे हैं हम दवाइयों को, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन ही कैसी है, फैट सॉल्यूबल, और वो सिर्फ फैट सॉल्यूबल चीज़ों को ही अलाउ करेंगे कि वो उनके अंदर दाखिल हों, ठीक है। अगर दवाई फैट सॉल्यूबल नहीं होगी तो वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी, सेल के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी तो अपना काम, अगर उसको सेल के अंदर काम करना तो वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास हमारा ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन की यानी कि दिमाग के जो हिफाजत की लेयर होती है, ब्रेन है हमारे पास, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक बोल सकते हैं एक बैरियर होता है, एक रुकावट होती है, उसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। और इस बैरियर से, इस रुकावट से सिर्फ वो चीज़ें पार हो पाएंगी क्योंकि वो चीज़ें जो कि सिर्फ फैट से बनी हुई, क्योंकि बैरियर किसका बना है, फैट का, ठीक है। तो अगर दवाई फैट सोल्यूबल है तो ही इस बैरियर को पार कर पाएगी, ठीक है। जैसे कि डिप्रेशन की दवाइयाँ या अगर नींद की गोलियाँ अगर फैट सोल्यूबल नहीं होंगी तो वो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएंगी। जब पार नहीं कर पाएंगी तो दिमाग तक पहुँच नहीं पाएंगी, और दिमाग तक पहुँच नहीं पाएंगी तो असर भी नहीं कर पाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेटाबॉलिज्म के अंडर ही आता है कि हमारे पास जब घूम घुमा के दवाई खून के ज़रिए किडनी तक पहुंच गई, ठीक है, तो वो दवाई जो कि फ़ैट सॉल्यूबल होगी, जो कि चर्बी को पसंद करती होगी, जिसका स्ट्रक्चर फैट सॉल्यूबल होगा, वो किडनी के ज़रिए से नहीं निकल पाएगी, यानी कि वो यूरिन के ज़रिए से, क्योंकि किडनी से हमारे पास क्या हो रहा है, खून फिल्टर हो रहा है और क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है, ठीक है। तो वो दवाई यूरिन के ज़रिए से नहीं निकल पाएगी, ठीक है। होगा क्यों, ऐसा क्यों होगा, देखिए हमारे पास शुरू में क्या होगा, हमारे पास ये किडनी है, ठीक है। अब किडनी जो है पूरे खून को फिल्टर कर रही है, ठीक है। खून को फिल्टर करेगी तो जो दवाई होगी, चाहे वो फैट सॉल्यूबल हो, वाटर सॉल्यूबल, उसको क्या कर लेगी अपनी ट्यूब्यूल्स में। हम जानते हैं किडनी के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स में क्या कर लेगी, अब मैं ट्यूब्यूल्स को बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ट्यूब्यूल्स को क्या कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो मैंने ट्यूब्यूल को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स में दाखिल हो गई, ठीक है, चाहे फैट सॉल्यूबल चाहे वाटर सॉल्यूबल, दोनों जो किस्म की दवाइयाँ थी दाखिल हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जैसे ही हमारे पास ये आगे बढ़ेगी नालियों में, यानी कि ट्यूब्यूल्स में आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा, हमारे पास जो किडनी होगी वो बॉडी की नीड के मुताबिक क्या करेगी, पानी को दोबारा बॉडी में यानी कि खून में भेज देगी, ठीक है। जितनी बॉडी को नीड थी उतना बॉडी में भेजेगी पानी को, बाकी पानी अपने पास रखेगी, ट्यूब्यूल्स में रखेगी, ठीक है। जब पानी को भेजेगी बॉडी में तो हमारे पास होगा क्या कि अब पानी क्या हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स में कम, और जो दवाई थी, जो ड्रग थी, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक कानून है, एक लॉ है बेसिकली, कि चीज़ें जो होती हैं हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ सफ़र करती हैं, यानी कि जहाँ हाई कंसंट्रेशन है, अब हाई कंसंट्रेशन दवाई की कहाँ है, ट्यूब्यूल्स में, और लो कहाँ है, यानी कि बहुत कम कहाँ है, खून में, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लॉ है ना कि हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें सफ़र करती हैं लो कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन तक, ठीक है। तो हमारे पास जो ड्रग होगी हमारे यहाँ निकलेगी, किडनी के ट्यूब्यूल से निकल कर कहाँ जाएगी, खून में जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि नालियों की दीवार हमारे पास किससे बनी हुई है, फैट से बनी है, फैट से बनी हुई है, और ड्रग भी क्या है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल दवाई तो आराम से निकल जाएगी यूरिन के जरिए, लेकिन फैट सोल्यूबल दवाई जो होगी हमारे पास यहाँ पर आके मसला क्रिएट करेगी। वो जो होगी हमारे पास, वो अब ये दीवार भी फैट सोल्यूबल है, और ये हमारे पास मेम्ब्रेन भी फैट सोल्यूबल है इस ड्रग की, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या
अब क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है, पानी भी कम है ट्यूब्यूल्स में, और दवाई की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन के उसको फॉलो करते हुए रूल को ये निकल जाएगी बाहर, यानी कि खून में चली जाएगी। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल दवाई है तो वो किडनी के जरिए ही निकलेगी, यहाँ से दोबारा वो खून में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि दीवारें किसकी हैं? किडनी की ट्यूब्यूल की दीवारें किससे बनी है? फैट से बनी हुई है। और ये ड्रग क्या है? ड्रग फैट वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी को पसंद करता है। तो पानी को पसंद करना, चमड़ी को पसंद करना क्या करेगा? ये लाइक लाइक अट्रैक्ट करते हैं ना, ये अपोजिट है, ये रिपेल ही करेंगे, यानी कि ये अलाउ नहीं करेगा कि आप मेरी दीवार से तुम क्या निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, खून में चले जाओ। तो ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग आराम से किडनी के जरिए निकल जाते हैं। लेकिन अगर किसी फैट सॉल्युबल ड्रग को किडनी के जरिए निकालें तो क्या करते हैं? तो बेसिकली हमारे पास लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन होता है। लीवर क्या करता है? लीवर के जो एंजाइम होते हैं वो हर वक्त क्या करते हैं? बॉडी में स्कैनिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। जैसे वो किसी फॉरेन चीज़ को देखेंगे, ठीक है, फॉरेन चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ जीनोबायोटिक, जीनोबायोटिक, यानी कि वो चीज़ जो कि बॉडी की अपनी ना हो, जैसे कि दवाई हमने बाहर से इंजेक्ट की है बॉडी में, इसको क्या कहेंगे? जीनोबायोटिक। ये बॉडी के लिए क्या है? अजनबी चीज़ है, इसको हम क्या कहेंगे? जीनोबायोटिक, ठीक है। जैसे ही लीवर के एंजाइम यानी कि जीनोबायोटिक चीज़ को देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? उस पर हमला करते हैं, ठीक है। जैसे ही लीवर के पास आया, उस पर क्या करेंगे? हमला करेंगे। एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम हमारे पास जो दवाई इसके पास आई है इसके पास, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करता है? उसके ऊपर एक छोटा सा ऑक्सीजन या वाटर लविंग ग्रुप अटैच कर देगा, ठीक है। अब इससे दवाई क्या बन जाएगी? यानी कि उस दवाई के मॉलिक्यूल पर क्या कर दिया? वाटर लविंग ग्रुप अटैच कर दिया, ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो इससे दवाई की एक पूरी केमिस्ट्री बदल गई। ये दवाई क्या बन गई? वाटर सॉल्युबल बन गई। क्या बन गई दवाई? वाटर सॉल्युबल। अब जब ये एक बार वाटर सॉल्युबल बन गई केमिकल टैगिंग की वजह से, तो अब ये जब किडनी के पास से गुजरेगी, ठीक है, तो होगा क्या? हमारे पास वाटर सॉल्युबल होने की वजह से किडनी से आराम से निकल जाएगी, यानी कि आखिरकार यूरिन के जरिए से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब ये दवाई जब खून में जाएगी तो ये बेसिकली इनएक्टिव दवाई है, यानी कि बेअसर है। अब बॉडी के सेल्स ये जिस भी काम के लिए बनाई गई थी, ये वो काम नहीं कर पाएगी, और खून के जरिए जब अल्टीमेटली किडनी के पास जाएगी तो किडनी इसको निकाल देगी, ठीक है। तो हर बारी में हमारे पास जो फैट सोल्यूबल दवाई है उनको वाटर सोल्यूबल बना के किडनी के जरिए से निकालें, तो उन पर यही काम होता रहेगा, ठीक है। और हर चक्कर में थोड़ी बहुत लीवर के एंजाइम, यानी कि जो लीवर के एंजाइम है, थोड़ी बहुत ड्रग को इस तरीके से बेसिकली इनएक्टिव बनाते रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक और सवाल आता है कि बेसिकली लीवर जो होता है ये सिर्फ दवाई को तोड़ता नहीं है, बल्कि कुछ दवाइयों को क्या करता है? कुछ ड्रग को ये बेसिकली जगाता भी है, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं प्रो ड्रग। हमारे पास कुछ ड्रग जो होते हैं, ठीक है, वो शुरू में क्या होती है? इनएक्टिव होती है, यानी कि वो काम करने के काबिल नहीं होती। जब वो लीवर के पास से गुजरेंगे, यानी कि जब उनके ऊपर फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, जिसको हमने कहा था लीवर के पास से दवाई पहली बार गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। जब तक उनके ऊपर फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा तो वो सोई हुई होंगी, ठीक है। तो लीवर क्या करता है? उनको कुछ ड्रग को एक्टिव करता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दवाई जब लीवर से प्रोसेस होकर निकलती है तो उसके जो नया शक्ल होगा, वो जो तोड़ फोड़ के शक्ल बनाई गई, लीवर के एंजाइम ने जो शक्ल बनाई उसको हम कहेंगे मेटाबोलाइट। क्या कहेंगे? मेटाबोलाइट। तो मेटाबोलाइट कुछ नहीं है, बस क्या है कि लीवर के एंजाइम ने जब दवाई पर हमला किया, जो शक्ल चेंज की, उस शक्ल को हम कहते हैं मेटाबोलाइट, ठीक है। और कुछ मेटाबोलाइट क्या होते हैं हमारे पास? इनएक्टिव, जैसे कि बात की वाटर की टैगिंग लगा दी वाटर लविंग ग्रुप की, तो ये दवाई क्या बन गई? वाटर लविंग। तो बेसिकली बेअसर हो गई, इनएक्टिव हो गई। इसकी शक्ल क्या थी? असली शक्ल फैट सोल्यूबल थी, ठीक है। तो ये मेटाबोलाइट कौन सा होगा? ये होगा हमारे पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। मेटाबोलाइट की दो किस्में होती हैं, एक ये है इनएक्टिव, और कुछ हमारे पास लीवर के एंजाइम क्या करते हैं कि दवाई को एक्टिव बनाएंगे, उस नई शक्ल को हम कहेंगे एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट, इनएक्टिव मेटाबोलाइट, दो किस्म के मेटाबोलाइट होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद है एलिमिनेशन। फाइनली द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन, बाइल और फीसिस। एलिमिनेशन का मतलब होता है दवाई का जिस्म से बाहर निकलना, ठीक है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि दवाई जिस्म से किस तरीके से बाहर निकलेगी। दवाई जो होती है एक ही बार में, ड्रग जो होती है एक ही बार में 100% ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी? हमारे पास स्लो स्लो जिस्म से निकलेगी। अब इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी होगी जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। T1/2, जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? वो वक्त, वो टाइम जिसमें दवाई जो होती है, दवाई की आधी मिकदार जिसम से निकल चुकी हो, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आपने ली थी 100 मिलीग्राम की दवाई ली थी, ठीक है, 100 मिलीग्राम की ड्रग थी, और 4 घंटे बाद वो जो दवाई थी बॉडी में आपकी 50 मिलीग्राम बॉडी में 50 मिलीग्राम निकल चुकी है, ठीक है। तो 4 घंटे क्या हुआ? 4 घंटे इसकी हाफ लाइफ हुई। फिर नेक्स्ट 4 आवर्स में क्या होगा? इस 50 का आधा करते हैं, 50 का आधा यानी कि 25 मिलीग्राम बॉडी में रह जाएगी, बाकी सारी निकल चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 आवर्स के बाद क्या होगा? नेक्स्ट 4 आवर के बाद इस 25 का आधा करते हैं, यानी कि 25 का आधा कितना होता है? उतनी बॉडी में रह जाएगी, बाकी निकल चुकी होगी। फिर दोबारा नेक्स्ट 4 आवर के बाद इसका आधा करते हैं, इतनी बॉडी में रह चुकी है। तो इस तरीके से ये क्या होती है? ड्रग बॉडी से बाहर निकलती है।
अब ये जो हाफ लाइफ होती है हमारे पास ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी बोल सकते हैं हम दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी दवाई जो है, तो आप दवाई ली है बॉडी में, वो दवाई बॉडी में किस हद तक फैल चुकी है। अगर दवाई ऐसी है कि जिस्म के कोने कोने में, टिश्यूज़ में, फैट टिश्यूज़ में छुपी हुई है, उसमें जा चुकी है, तो लीवर और किडनी जो होंगे उसे आराम से नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि उसका हाफ लाइफ क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि बॉडी में वो काफ़ी हद तक फैल चुकी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। सेकंड चीज़ हमारे पास है क्लियरेंस, ठीक है, यानी कि आपके ऑर्गन्स हैं जो कि एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे पास लीवर हो गया, किडनी हो गया, वो कितने ताकतवर हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की लीवर या किडनी वीक होती है तो दवाई की डोज क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि दवाई जो होगी बॉडी में टाइम लगेगा उसको निकलने में, क्योंकि लीवर और किडनी वीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये, अब ये चीज़ यानी कि ड्रग का बॉडी से निकलना, यानी कि हाफ लाइफ, ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब हमारे पास ड्रग जो है बॉडी में बार बार कहाँ से गुजरे, बार बार लीवर से गुजरे और किडनी से गुजरे। और हम जानते हैं ऐसा होता है कि लीवर और किडनी से बार बार क्या होती है, ड्रग गुजरती है। जब हमारे पास हार्ट खून को पंप करता है तो हर साइकिल में हमारे पास खून लीवर के पास भी आ रहा है, किडनी के पास भी आ रहा है, ठीक है। तो जितने टाइम मिलता है उस वक्त में लीवर और किडनी क्या करते हैं, उस ड्रग को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस ड्रग को निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर दवाई किडनी या लीवर में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है हमारे पास, ये ड्रग है, ठीक है, तो ये ड्रग किडनी से भी टूटेगी, लीवर से भी टूटेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है इस ड्रग के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें किडनी की, तो जो ड्रग्स हमारे पास किडनी से निकलती हैं उनकी लिए लाजमी बात क्या होनी चाहिए कि वो ड्रग कैसी हो, वाटर सॉल्युबल, यानी कि पानी में घुल जाती हों, वाटर सॉल्युबल हों, यानी कि पोलर हों, ठीक है, वाटर सॉल्युबल हों, पोलर हों, यानी कि जिनका जो मॉलिक्यूलर साइज क्या हो, छोटा हो, ठीक है। और वो जो किडनी का रास्ता है ट्यूब्यूल्स, उसमें आराम से निकल जाएंगे क्योंकि उनका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब जो ड्रग्स हमारे पास किडनी से निकलने के लिए, यानी कि किडनी से निकल सकती है, उनके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि उनके ऊपर ज़्यादा क्या लगा हो, उन मॉलिक्यूल पर ज़्यादा चार्ज लगा हो, या फिर ज़्यादा OH ग्रुप लगे हो। OH ग्रुप यानी कि उसको क्या बनाएंगे, बेसिकली पोलर बनाएंगे। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जैसे कि होती हैं, जैसे कि हम बात करें एटिनोलोल की, तो हमारे पास एटिनोलोल बेसिकली ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं अक्सर उनमें से क्या होती हैं, किडनी से निकलती हैं, क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है, ठीक है, और वो पोलर होती हैं, पानी को पसंद करती हैं। एज़ कम्पेरिजन तो हमारे पास जो फैट सेल्युबल दवाइयाँ होती हैं जो कि फ़ैट को पसंद करती हैं, यानी कि लिपोफिलिक होती हैं हमारे पास, और जिनका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो उन्हें क्या पड़ेगी, लीवर की ज़रूरत पड़ेगी, लीवर की नीड पड़ेगी। लीवर क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, बेसिकली जो बड़े बड़े साइज़ होंगे उनमें क्या करेगा, कुछ हमने बात की थी कि एडिशन करेगा स्ट्रक्चर की, जिससे वो क्या बन जाएंगी, वाटर सेल्युबल बन जाएंगी, तो इस तरीके से वो किडनी के रास्ते से निकल सकती हैं। और कुछ को क्या करेगा हमारे पास, वो अपने बाइल में रख लेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डायज़ेपम, जो कि हमारे पास नींद को लाने के लिए होती है, यानी कि स्लीप को लेके आती है डायज़ेपम ड्रग जो हमारे पास है, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फैट सॉल्युबल होती है, ठीक है, और इसके तोड़ने के लिए किसकी नीड होगी, लीवर की नीड होगी। तो ये दवाई डायज़ेपम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है लीवर के ऊपर। अगर किसी का लीवर वीक होगा तो इसका अल्टरनेट तलाश करेंगे, या फिर इस ड्रग की डोज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब ये लास्ट बात यहाँ पर लिखी है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर का मतलब क्या होता है, यानी कि ड्रग हमारे पास बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से मूव करेगी, उसकी मूवमेंट किस तरीके से होगी, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और किस तरीके से टूटेगी, और किस तरीके से बॉडी से निकलेगी। अब इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कहते हैं। अब ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्लिनिशियन को बहुत यानी कि हेल्प करते हैं कि वो आप क्या कर सके, आपका बेहतर इलाज कर सके, आपके लिए बेहतर तरीके की दवाई डिज़ाइन कर सके। इससे बेसिकली क्लिनिशियन जो होता है वो फैसला करता है कि आपको दवाई किस तरीके से देनी है, आपको खाने के बाद देनी है, या फिर आपको कौन सी डोज देनी है दवाई की, बेसिकली गोली देनी है, या फिर इंजेक्शन देना है, या क्या चीज़ देनी है, ठीक है, और कितनी मिकदार देनी है उस चीज़ की, डोज कितनी होनी चाहिए, कितनी मिकदार देनी चाहिए, और दिन में कितनी बार लेंगे आप, ये डिपेंड करता है ना कि वो कितनी देर बॉडी में रह रही है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली हेल्प करेगा आपकी कि ड्रग आपको कितनी बार दिन में लेनी पड़ेगी, ठीक है, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो कितने टाइम तक चलेगा।